Good morning, guys. Welcome back to our ongoing ratio and proportion question series. तो देखिए आज हम हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं और इस नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शामिल करेंगे। तो देखिए आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के बेसिक्स को सीखने के बाद में कुछ शॉर्टकट्स को यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में और हम उन प्रैक्टिस को भी शामिल करेंगे कि जो हम एग्ज़ाम में समय बचा सके, जिसको यूज़ करके हम और एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। तो हम दोनों अप्रोच को लेके चलेंगे आज। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और उसके बाद हम यूज़ करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से हम समय बचाकर क्वेश्चंस को कर सकते थे। तो जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, मैं इसको पढ़ के शुरू करता हूँ। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 4:5. If each number be increased by 3, the ratio becomes 7:8. Find the numbers. दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात 7:8 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे पहले आप बेस्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। तो हमारे पास दो संख्याओं का अनुपात जो भी दिया हुआ है उसको आप यहाँ ऐसे लिखेंगे एक बार 4:5 यानी 4:5 और दूसरा अनुपात हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ से एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आप सीख कर चलेंगे जो आपके आयु वाले सभी क्वेश्चनों को सेकंडों में सोल्व करेगा। तो अब आप क्या करेंगे कि देखिए पहले संख्या 4 थी, सॉरी दो संख्याओं का जो पहले अनुपात था वो कितना था 4:5 और बाद में वो हो गया 7:8। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो 4 रेशियो था वो 7 हो गया और 5 जो रेशियो था वो 8 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम गैप देखें तो ये गैप जो है ये 3 रेशियो का है और यहाँ पर भी अगर हम देखें गैप कि ये 5 से कितना इंक्रीज हुआ है, 8 तक गया है। तो आपके पास रेशियो में कितना पहुंचा है, ये कितना कितना इंक्रीज हुआ है रेशियो में, वो हुआ है 3 रेशियो। और अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है यहाँ पर कि वृद्धि कितने की गई है 3 की। तो इसका मतलब हम प्रत्येक में अगर 3 जोड़ते हैं तो 7:8 बनता है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो रेशियो का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी दोनों में सेम है, दोनों संख्याओं का रेशियो भी समान बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 4 से 7 हुआ और 5 से 8 हुआ, मतलब 3 रेशियो बढ़ रहा है। अगर ये सेम है आपके पास तो इसका मतलब 3 रेशियो जो बढ़ता है वो कब बढ़ता है, जब 3 की वृद्धि कर दो। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या है, एक रेशियो की वैल्यू 1 है, तभी तो 3 की 3 होगी। सिंपल, अगर भाग देकर चेक करोगे 3 में 3 का तब भी 1 ही आएगा। जब एक रेशियो की वैल्यू 1 है तो आपके पास संख्याएं कौन सी थी, तो इसका मतलब पहले जो संख्याएं थी आपके पास, पहले संख्याएं ये थी आपके पास, पहले संख्याएं ये थी और उसके बाद में ये ऐड करने के बाद ये बनी थी। तो जो पहले संख्याएं थी वो अगर एक रेशियो का मान 1 है तो 4 का मान 4 होगा और 5 का वैल्यू 5 होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर जो आपके पास होगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 4:5। अब मैं इसको एग्जाम में किस तरीके से कर सकता हूँ। एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, अगर संख्याएं बड़ी होंगी तब हमें ये सोचने की आवश्यकता पड़ेगी कि हम इसको किस तरीके से सोल्व करें। तो देखिए आपके पास 4:5 एंड 7:8। तो आपने सबसे पहले ये देखा कि 3 रेशियो बढ़ रहा है, 3 रेशियो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये 3, अब यहाँ पर अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो डायरेक्ट कितने की वृद्धि करी गई थी या कमी करी गई थी, जो भी था क्वेश्चन में उसको यहाँ इसके बराबर रखेंगे। एक रेशियो की वैल्यू 1, तो इसका मतलब 4 का 4, 5 का 5 आंसर कर देंगे आप। ये मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब एग्जाम में क्या करना था, एग्जाम में आपको वास्तव में ये देखना था कि आपने 3 करके देखना था, 4:5 एंड ये कितना बन रहा है 7:8। अगर इसमें मैं 3 ऐड करके देखता हूँ ये वृद्धि वाला तो 7 बनता है और इसमें भी अगर मैं 3 ऐड करके देखता हूँ 8 बनता है। इसका मतलब सेम संख्या अगर ये बन रही है तो आंसर 4:5 ही होगा। बस इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन में आप समझेंगे कि क्या किस तरीके से हम इनको ऑप्शन के थ्रू बाय ऑप्शन हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूँ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें समय ज्यादा नहीं लगेगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपके पास 7:11 एंड 5:7। अब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो ये कितना हो रहा है, कम, 2 कम हो रहा है और यहाँ पर कितना कम हो रहा है, यानी यहाँ अगर मैं देखता हूं तो माइनस के 2 रेशियो,
और यहाँ अगर देखता हूँ तो मैं -4 रेशियो करता हूँ। ये इसीलिए समझाया गया था कॉन्सेप्ट कि अगर ये सेम हो तब तो आप कोई दिक्कत नहीं था, ये जितना भी था उसके बराबर में आपको क्या करना था, ये वाली अमाउंट यानी 6 की वृद्धि की गई थी वो लिखना था। बट अगर यहाँ ऐसा सेम नहीं है, यानी ये जो रेशियो का डिस्टेंस है अगर ये सेम नहीं है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे यहाँ से। देखिए उस कॉन्सेप्ट का नाम है, इसको बहुत बढ़िया से समझना, इक्वी डिस्टेंस, रेशियो, डिस्टेंस रेशियो मेथड। ठीक है, इक्वी का मतलब होता है बराबर करना, और डिस्टेंस का मतलब जो उनके बीच की गैप जो है, दूरी जो है, ठीक है, और रेशियो अनुपात, और मेथड मतलब विधि। तो आप इस बात को यहाँ से ऐसे समझेंगे कि इक्वी डिस्टेंस रेशियो मेथड के थ्रू आप जो भी रेशियो का जो ये डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर, ये 4 एंड ये 2, ये जो अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है, इसको आप इक्वेट कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करेगा कि देखिए आपके पास 7:11 दिया हुआ है एंड द सेकेंड वन इज 5:7 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से ये जो गैप है, ये या इन दोनों का अंतर है 2, और इन दोनों का अंतर कितना है, 4। तो एक काम करोगे, आप इस 4 को यहाँ इससे गुणा करोगे, और इस 2 को आप ऊपर वाली रेशियो से गुणा करोगे, और अब इसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे 7 गुणा 2 अनुपात 11:2, और नेक्स्ट जो होगा नीचे वाला वो रेशियो होगा, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 5:4:7:4। ये आपको हमेशा नहीं लिखना है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। अब ये आपके पास बन के आया है, ये जो रेशियो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, अब आप इसको यहाँ लिख रहे हैं 14:22 एंड 20:28। और अब मैंने ये आपको जैसा कहा था कि इक्वी डिस्टेंस रेशियो मेथड से इक्वेट हो जाती है, तो अब देखिए यहाँ पर 6 रेशियो आ रहा है, 6 रेशियो आ रहा है, और जब दोनों सेम बराबर हो गया, अब ये 6 रेशियो की वैल्यू कितनी वृद्धि हो रही है, अब यहाँ भी कोइंसिडेंट है कि 6 की वृद्धि हो रही है। अगर ये 12 होता तो क्या करते हैं हम, 6 रेशियो की वैल्यू 12 तो 1 रेशियो की वैल्यू 2, लेकिन अगर यहाँ 6 है तो इसका मतलब 6 रेशियो की वैल्यू अगर 6 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और फिर से हमारा आंसर ये ही रहेगा, यानी वास्तव में संख्याएं कितनी थी, वास्तव में संख्याएं अपनी ये थी 14 एंड 22, यानी हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी थी, 14 और 22। अगर ये आंसर कर चुके हो तो अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ क्या है। देखिए आपके पास 7 और 11 है, एंड द नेक्स्ट नंबर इज आपके पास है 5:7, ये हो रहा है। देखिए आप इसमें 6 की वृद्धि करेंगे तो संख्याएं आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं समझते कि ये 7 और ये 11 का जो अनुपात है वो ही उसी में 6 जुड़ेगा, उसी में हम क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। यानी जो भी संख्याएं रही होंगी वो 7:11 के प्रोपोर्शन में रही होंगी। तो अब अगर हम देखें ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन में सब में 7 और 11 का ही मल्टीपल दिया हुआ है, लेकिन 7 में अगर हम 6 जोड़े तो 13 बनता है, तो फिर ये 5 नहीं बन पाएगा। अगर मैं इसमें 6 जोड़ूं तो ये 13 बनेगा, और 13 कभी भी 5 नहीं बनाएगा कटने पिटने के बाद, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन बी गलत है। मैं बी ऑप्शन से ले रहा हूँ। अगर मैं मान लो सी ऑप्शन को सही करने की कोशिश करूं, अगर मैं ये कहूं कि संख्याएं मान लो 21 और 33 थी, अगर मैं इसमें 6 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 27। अब ये 27 भी कभी 5 नहीं बनाएगा कटने के बाद। तो देखिए लॉजिक समझिए, यहाँ ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें अगर मैं 6 जोड़ूं तो वो संख्या 5 से कटे। तो पक्की बात है ऐसी वो संख्याएं होंगी जिस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो, इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, यानी 6 जोड़ने के बाद, यानी संख्या का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये समझेंगे कि या तो 5 बने या 6 बने, यानी उस संख्या के इकाई का अंक। अब देखिए मैंने पहला ऑप्शन अगर लो 14 में 6 जोड़ोगे तो 20 बनेगा, कभी भी कट कर ये 5 बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 7 में 6 जोड़ूं तो मैंने कहा 13 बना, अगर मैं 21 में 6 जोड़ूं तो 27 बना, और 28 में 6 जोड़ूंगा तो 34 बनेगा, और 34 अनुपात अगर मैं 44 में 6 जोड़ दूंगा तो ये बनेगा
50। अब ये क्या ये बन रहा है आपका 5:7? नहीं, कभी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा चाहें तो ये ऑप्शन में ट्राई कर सकते थे कि 14 में 6 जोड़ूंगा 20 बनेगा, यानी यहाँ पर आप सीधा सीधा ये लिखते, इसमें 6 जोड़ो इसमें 6 जोड़ो, दोनों को ये 20 बनाओ और इसको 28 बनाओ, काट कर देखो सिंपली, अगर ये 5:7 हो रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो ये चीज आप इतना भी नहीं करना था, आपको सिंपली कोई एक नंबर देखना था कि अगर 5 से कटवाना है आपको नंबर, तो अगर मैं 14 में 6 जोड़ूं 20 कट रहा है, 7 में 6 जोड़ूं 13, 28 में 6 जोड़ूं 34, और अगर मैं 21 में 6 जोड़ता हूं तो 27, यानी 5 नहीं बनता। बस आप सीधा सीधा एक ही नंबर पर काम करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा समझाने का जो कॉन्सेप्ट है, मैं जिस तरीके से समय बचा सकता हूँ एग्जाम में, वो वाला प्रयास आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब समय नहीं लगेगा अगले क्वेश्चन में, क्योंकि हम दोनों बातों को बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। और अब हम इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करेंगे। 3:5 एंड 12:23। अब देखिए यहाँ पर कितना 9 ज्यादा है और यहाँ पर कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कितना डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 11 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 2 का। तो इसका मतलब ये 11 से गुणा होगा और ये कितने से होगा, 2 से गुणा होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट रेशियो किस तरीके से लिखोगे, 33:55 और नीचे 24:46। अब देखिए ये इक्वी डिस्टेंस रेशियो लगाते ही आपका ये सेट हो गया है। 33 में से आप 9 कम करोगे तो आपके पास आएगा 24, यानी 9 रेशियो का डिस्टेंस है। और यहाँ पर भी कितने रेशियो का डिस्टेंस है, 9 रेशियो का डिस्टेंस है, यानी ये इक्वेट हो गया। और 9 की वैल्यू वो कहता है 9 ही घटा रहा है, तो फिर से इत्तेफाक की बात है कि एक रेशियो का वैल्यू 1 रहेगा। तो यानी आपके पास जो आंसर रहेगा, अगर ये कहता है तदनुसार वे संख्याएं कौन सी थी, तो वे संख्याएं आपकी 33 और 55 ही है, क्योंकि 33 और 55 को एक एक से गुणा करने पर आपके पास आंसर क्या आएगा, यही आने वाला है। अदरवाइज आप अगर ऑप्शन से इनको हटाते हो तो आप ऐसा देखोगे कि इन 4 ऑप्शंस में से 9 में प्रत्येक में से घटाता हूं तो मेरे पास आना चाहिए क्या रिजल्ट। मैं फिर से इस बात को अच्छे से समझाना चाहता हूं ताकि आप एग्जाम में अगर ये कॉन्सेप्ट भूल भी जाओ तो ऑप्शन से किस तरीके से करते हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास 15:28। चलिए 9 घटाते हैं इसमें से 9 घटाओ कितना बनेगा 6, इसमें से 9 घटाओ कितना बनेगा, अगर मैं 9 घटाऊं तो 19। क्या ये अनुपात कभी भी 12:23 है, नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। द सेकंड वन इज 36। 36 में से 9 में डायरेक्ट घटा के लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो कितना आ रहा है 36 में से 36:115। और इसमें से अगर मैं 9 घटा दूं, मान लो पहली बात तो आप वैसे भी चेक कर सकते थे 3:5 है या नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अगर इसमें भी कोशिश करूं 9 घटाने की, तो ये बनेगा 27। क्या 27 एंड देन वी हैव 115। तो इसमें से अगर हम 9 घटाते हैं तो ये बन रहा है आपका 106। अब ये अनुपात कभी भी 12 और 23 का, यानी 12 का भाग 23 में नहीं जाता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन अगर हम देखें अपने पास तो बचता है 33:55। अब 33 में से 9 गए तो कितना बचेगा आपके पास 24, और इसमें से अगर 9 गए तो अब आपके पास बचेगा 46। अगर मैं 2 से इनको काटूं तो 12:46। एक तो तरीका ये था आपके पास। बाकी अगर मैं इससे भी क्विक जाना चाहूँ, अगर थोड़ा सा और मैं अगर इसको डीप समझने की कोशिश करूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को मात्र 2-3 सेकंड में कर सकता हूँ। और वो तरीका क्या है मेरे पास, मेरे को ये बोला गया है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात है वो है 3:5। तो यानी वो जो दोनों संख्याएं हैं, उत्तर वाली दोनों संख्याएं 3:5 में होनी चाहिए। तो 3:5 में आपके पास संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है और कौन कौन सी नहीं हो सकती, यानी 5 आना चाहिए कटने के बाद। तो पक्की बात है जो भी संख्या होगी उसका इकाइकांक 0 और 5 होना चाहिए। तो यानी संख्या अब हमारे पास ए, ये वाला अगर आप देख रहे हो ऑप्शन ए एंड डी दोनों खत्म हो चुके हैं। एक तो हमने हमारे पास सी बचा हुआ है और एक हमारे पास बचा हुआ है बी। तो अब इन दोनों में से एक उत्तर है। पहली सेकंड में हमने आंसर एलिमिनेट कर दिया है कि ए और डी आंसर नहीं हो सकते, सी और बी आंसर हो सकते हैं। अब देखें 3-5 में कौन सा है। अगर ये दोनों आते तब तो हम 9 घटाकर देखते हैं, और अगर दोनों 3:5 में नहीं है संख्याएं, तो फिर उनमें से जो संख्या 3:5 में है वो आंसर करेंगे। तो हमने देखा सी ऑप्शन
3:5 में, इसलिए ये उत्तर हो सकता है। फिर भी हम बी को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम फिर से चेक करेंगे। और अगर मैं बी को चेक करता हूँ तो बी कितना है मेरा 36 और 115। अब ये कभी भी 12:23 बना पाएगा क्या? यानी अगर मैं 23 का भाग देता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा ये देखना है। 23 गुणा 5 अगर मैं करूंगा तो बिल्कुल ये 115 आ जाएगा। और 12 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये कितना आ जाता है? 36 आ जाता है। यानी ये दोनों संख्याएं मैच कर रही है किस पे? 3:5 पे। यानी फाइनली हमें क्या करके देखना है, बी और सी में से 9 घटाकर चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हमने 9 घटाया था तो 27:106 आ रहा था। अब उसके बाद 12:23 हम कभी नहीं बना पाएंगे, इसलिए आंसर हम सी को करेंगे। चलो, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट देखता हूं मैं आपको। चलिए, अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न। हमारे पास 3 कक्षाओं में 5:9:13 दिया हुआ है छात्रों की संख्याओं का अनुपात 3 कक्षाओं में। अब वो कहता है कि 100 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ रहे हैं और ये अनुपात जो हो रहा है वो 9:13:17 हो रहा है। तो देखिए, जब तक अगर ये सेम है, 4 रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 4 रेशियो बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 4 रेशियो बढ़ रहा है। अब ये अगर सेम है और वो कहता है कि प्रत्येक कक्षा में 100 छात्र आ रहे हैं, तो अगर 100 छात्र आ रहे हैं तो इसका मतलब 4 रेशियो बढ़ जाता है प्रत्येक क्लास में अगर 100 छात्र और आ जाते हैं। तो इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 100 में 4 का भाग दो और ये आ जाएगा आपका 25। अगर 25 छात्र एक रेशियो की वैल्यू है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 की, 9 की और 13 की वैल्यू 25 से गुणा करके निकाली जा सकती है। और ये कहता है कि तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, यानी आने से पहले। तो इन रेशियोज का टोटल आप जोड़कर देखिए। 5 और 9 14 और 13 27। तो 27 रेशियो है और इसी 27 का वैल्यू अगर हम देखें कितने से गुणा करके, 25 से, तो ये आएगा हमारे पास 25 गुणा 25 625 प्लस 50 6 7 5। और ये हम आंसर कर देंगे इसका, सिंपल। तो देखिए, अब आपके पास यहाँ पर आंसर सी कर दिया है आपने। और अब अगर आप चेक करें तो आपको सिर्फ इतना सा समझना है। एक और तरीका इसका जो मैं सोच सकता हूँ वो ये है कि आप अगर चाहें तो ये देख सकते हैं कि इन जो पहले आने से पहले जो रेशियो था वो 5 9 13 यानी टोटल 27 था। तो 27 का भाग जरूर जाना चाहिए सम में। क्या 27 का भाग इन चारों ऑप्शन में जाता है? ये आप चेक करके देख लीजिए, आपको आंसर और भी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। देखिए, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, यहां से देखना शुरू करते हैं। 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो यह अनुपात 8:11:14 हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? तो देखिए, अब यहाँ पर जो रेशियो है अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कितना है? 6 रेशियो बढ़ रहा है और यहाँ पर 8 रेशियो बढ़ रहा है और यहाँ पर 10 रेशियो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास ये समान डिस्टेंस नहीं है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ तो 2 भी नहीं है, कौन से का अंतर लेना है? तो कुछ नहीं करना, जो मर्जी आए आप वो अंतर ले लीजिए। ठीक है, यानी वो अंतर सेम ही है आपका। यहाँ देखेंगे तो ये अंतर कितना है? 3 है और ये भी कितना है? 3 है। ठीक है, और ये अंतर कितना? 1 है और ये अंतर कितना? 1 है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सिंपली है इस जो 3 का नीचे वाली रेशियो का जो डिफरेंस आ रहा है 3, उस 3 ऊपर वाली रेशियो से गुणा करिए और ऊपर का 1 वाला जो डिफरेंस है वो यहाँ गुणा करिए। और अब इसको लिखना शुरू करिए। 3 से गुणा करके लिखिए यहाँ पर आप इस रेशियो को। 6:9:12 and then we have 8 11 and 14। तो अब देखिए, अब आपके पास ये इक्वेट होके आ गई। ये रेशियो कितना आया? 2 रेशियो। और यहाँ पर भी कितना आया? 2 रेशियो और यहाँ पर भी 2 रेशियो। अगर ये इक्वेट हो चुकी है तो 2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 12 विद्यार्थी बढ़ाने पर हो रहा था। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना है? 6 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पहले कितने थे? पहले यही तो थे। तो पहले ये टोटल कितना हुआ इनका? 12 प्लस 9 21 प्लस 6 कितना हो गया? 27। तो 27 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो
6 से गुणा करने पर मेरे पास टोटल आंसर आ जाएगा और वो कितना आएगा 162। तो मैं आंसर कर दिया हूँ इस क्वेश्चन का भी 162। तो देखिए आपको इक्वी डिस्टेंस मेथड के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि 2 में ही लगेगा, वो 3 में भी लग सकता है। इस क्वेश्चन से आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए। वो कहता है कि पहले आपके पास 4:3 के रेशियो में एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पर आपने पहले जो अनुपात दिया था, बाद में जो अनुपात दिया है, उसके बाद में कुछ जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इक्वी डिस्टेंस रेशियो मेथड नहीं लगा सकते। इस बात को समझना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 4:3 था यानी टोटल कितना था 7, और 7 का जो टोटल वैल्यू कितना था वो था 1554। तो एक का वैल्यू कितना होगा, देखिए 2 टाइम्स, फिर अगेन 2 टाइम्स एंड देन 2 टाइम्स, यानी 222। एक रेशियो की वैल्यू 222। तो पहले आप इसको बांट कर रख लीजिए, ठीक है। इसको 222 से गुणा करोगे तो आप आएगा ये आपके लड़के यानी बॉयज थे और ये आपकी गर्ल्स। तो ये हो गया आपका 88, और इसको अगर 222 से गुणा करोगे तो ये आएगा 666, ठीक है। यानी ये लड़के और लड़कियों की संख्या आपके पास पहले आ चुकी है। अब आपको करना क्या है कि अब आपके पास 30 नई लड़कियों ने ऐड करना है, यानी और आएंगी। तो 30 नई लड़कियां ऐड होने के बाद में ये बनेगा 696। और अब आपके पास जो नया रेशियो है, ठीक है, ये न्यू है, ठीक है। अब जो नया रेशियो है वो है 7:6, और ये 6 की वैल्यू कितनी है आपके पास 696। तो ये कितने से मल्टीपल करने के बाद बना होगा, तो आप यहाँ साइड में भाग देकर देख सकते हैं। 696 अगर 6 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, और वो आएगा 1 और ये हो गया 1 टाइम 3, हाँ 6, 116, यानी 116 टाइम गुणा किया गया है इसको। अब 7 को अगर मैं 116 से गुणा कर दूं तो मेरे पास वो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा कितना, 6 × 7 42, 2 4 7 और 11 7 1 812। यानी ये हमारे पास लड़के हैं और ये हमारे पास लड़कियां हैं। तो अब देखिए लड़के ये बाद में बचे हैं, ठीक है। ये बॉयज कब बचे, बाद में, जाने के बाद, ठीक है। ये कब है, जाने के बाद, ठीक है। जाने के बाद कितने लड़के हैं 812। अब 812 में से कितने पहले कितने थे, सॉरी, पहले कितने थे हमारे 888। 812 हमारे पास अब बच गए। तो इनको अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो क्या बचेगा, इनको मैं अगर इनसे घटा दूं, ठीक है, तो इसको घटाने के बाद मेरे पास बचेगा 8 में से 2 गया 6 7, यानी 76 छात्र, ये 76 लड़के छोड़कर गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकली 2-3 कैलकुलेशन करवाता है, तो इसको आप थोड़ा सा सही से देख लेना दोबारा। और इसके बाद अगर हम सोल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो है हमारा राम और तथा श्याम की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक 2500 रुपये बचत करता है, तो दोनों की आय ज्ञात करो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और आप अगर देखते हैं ऐसे क्वेश्चन तो ये 2-4 सेकंड के क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। आप सिंपली अगर आप इन क्वेश्चनों को अगर पहले ये चेक कर लो कि 4:3 एंड 3:2 का यहाँ पर डिस्टेंस सेम है क्या। अगर ये डिस्टेंस एक रेशियो और एक रेशियो आ रही है तब आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सेम अगर एक एक रेशियो आ रही है तो देखिए आपने ये वाला 4:3 का रेशियो जो था ये है हमारे पास आय का, यानी ये है आय, इनकम, और ये 3:2 है व्यय, यानी ये आपका खर्चे का अनुपात है। तो देखिए 4 कमा कर 3 खर्च कर दिया, तो एक रेशियो जो गया गायब हो रहा है वो क्या है, वो बचत ही तो है आपकी। यानी एक रेशियो की वैल्यू वो कहता है 2500 रुपये बचाता है, तो इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू अगर 2500 है, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे
कि एक रेशियो की वैल्यू 25, तो 4 और 3 की आयु क्या बनेगी? तो यानी आपके पास ये राम था और ये श्याम था। तो मैं अगर इनकी राम की आय देखूं, राम की आय, अगर राम की आय देखूंगा तो 4R होगी, और ये 4R का मतलब होगा 4 इंटू 2500, और ये बन जाएगा आपका भाई 10,000। और अगर मैं शाम की आय देखूं, शाम की आय, तो वो है हमारा 3R, और 3R को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ 3 गुणा 2500 रुपये, तो मैं लिखूंगा 7500, 7500। तो ये फिलहाल मैं आंसर कर दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर पहला। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या दूसरा तरीका हो सकता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको मैं दिखाऊंगा जहां पर ये जो इक्वी डिस्टेंस रेशियो नहीं लग सकता। ठीक है, इसमें अगर हम देखें ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है। ये ए है और ये बी है, और ये आय का अनुपात बोला हुआ है हमें, और ये है हमारा व्यय का अनुपात। तो ये हो गया हमारा 5:2। प्रत्येक 49 रुपये बचाता है। तो देखिए यहाँ पर एक रेशियो प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेशियो आपका माइनस है। तो अब क्या करें? अगर सिचुएशन यही है तो इसको तो हम इक्वेट कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे भैया? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना? 1 है। तो इसका मतलब इसको 3 से और इसको 1 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले रेशियो से इसको कर लेंगे, नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर वाले को रेशियो वो कर लेंगे। तो हमारे पास जो नई रेशियो आएगी वो क्या आएगी? देखिए, 4 × 3 12, और 3 × 3 9, ये बनेगी आय। और वे क्या बनेगा? 5 को 1 से किया 5, 2 को 1 से किया 2। अब देखिए यहाँ पर 7 रेशियो गायब है, और यहाँ पर भी 7 रेशियो गायब है। तो इसका मतलब ये जो 7 रेशियो गायब है, दोनों इक्वी डिस्टेंस लगाने के बाद जो प्राप्त हुआ है हमें, उसी का वैल्यू हम कहते हैं 4900 रुपीज है। चलो, यहाँ से अगर 4900 रुपीज 7 रेशियो की वैल्यू है, तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास बनेगी 700। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। और अगर 701 की वैल्यू है, तो फिर अब आप क्या करोगे? जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था वो उसको यूज करोगे कि दोनों की बचत हो तो दोनों की आय ज्ञात करो। देखिए 12 और 9 का रेशियो का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, यानी फिर एक ही आएगी 12 × 700 बराबर 8400, एंड बी का आ जाएगा आपका 9 × 700 इक्वल्स टू 6300, और ये आंसर आप करोगे ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल था ये भी। राम तथा श्याम की आय का अनुपात 5:6 है। राम तथा श्याम की आय का अनुपात 5:6 है। तो ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, यहाँ पर मैं इनको अलग अलग लिखने का तरीका ये बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं ये कॉन्सेप्ट, और इसमें क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर बचत जो दी हुई है वो 4000 और 3000 दी हुई है। ठीक है, अगर रेशियो अलग अलग है तो उसको तो हम इक्वी डिस्टेंस रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट जब आपके पास बचत अलग अलग है तो कोई फायदा नहीं है वैसे करने का। अब आपको करोगे क्या? राम अनुपात श्याम, आप जानते हैं राम अनुपात श्याम को हम राम बटा श्याम भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इनकी आय का? देखिए इन्होंने क्या कमाया? 5 रेशियो कमाया, उसमें से इन्होंने 4000 बचा लिए। ठीक है, तो ये क्या है? अगर 5 रेशियो कमा रहा है और 4000 वो बचा लिया, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? वो खर्चे में गया उसका। ठीक है, वो खर्च कर दिया, यानी अब इसके बाद जो अनुपात आएगा वो खर्चे का अनुपात आएगा। ये राम की बात थी। श्याम की बात कह रहा है, वो 6 रेशियो कमाता है और 3000 अभी भी उसके पास है। तो इसका मतलब बाकी का जो गया वो कहाँ है? वो खर्च कर दिया, व्यय का अनुपात है। तो अब देखिए 5 रेशियो में से 4000 घटाने पर
व्यय आएगा और 6 रेशियो में 3000 घटाने के बाद शाम का व्यय आएगा। तो ये जो व्यय का अनुपात है वो ही अनुपात वो कह रहा है 7:9 है। तो इसको लिखना सीख लो कि इस तरीके से ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। यानी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप लिख सकते थे, यहाँ पर 2500 2500 4900 4900 लिखते, जब सेम अमाउंट लिख रहे थे तो उससे फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन से, इसलिए हमने अलग तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करी जाएगी, यानी वज्र गुणा करेंगे। तो 9 गुणा 5 करके देखिए आप, 45 रेशियो माइनस 4 गुणा 9 36,000 और ये इक्वल्स टू होगा 7 इंटू 6 42R माइनस 7 इंटू 3 21,000। अब आप इसका देखिए पक्षांतरण करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे 42 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं हम, तो ये बच जाएगा आपके पास 3R और ये अगर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 36,000। अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये कितना बनेगा, प्लस का बन जाएगा 36,000 और 36,000 में से 21,000 घटाएंगे तो हमारे पास 15,000 की वैल्यू बचेगी। यानी 3 रेशियो की वैल्यू अगर 15,000 है तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 5,000 है। ठीक है, एक बात हो चुकी है, 1 रेशियो की वैल्यू 5,000 है। तो राम का कितना रेशियो है आप देख रहे हैं, 5 रेशियो में है और 5:6 में है इनका। तो 5R का मान कितना आएगा, 5 गुणा 5,000 बराबर 25,000। और शाम का क्या रहेगा, शाम का 6R जो है वो 6 गुणा 5,000 बराबर 30,000 आंसर। तो फिलहाल आंसर ये रहेंगे हमारे। तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ चुके हैं। देखिए टाइप वाइज आप देख रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन को हम उठा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक्स हो रहा है, उसके बाद में धीरे धीरे उस क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस हम करने लगेंगे, यानी ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, लेकिन अभी आजकल के एग्जाम में कुछ थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब हम उनको सोल्व करेंगे तो जब तक हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नए क्वेश्चन की ओर नहीं जा सकते। तो आप धीरे धीरे देखिए, आपको बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस मिलते रहेंगे यहाँ पर इसी चैनल पर। और मैं अब क्वेश्चन नंबर 30 ले रहा हूँ यहाँ पर। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उनकी बचत क्रम से 6,000 रुपए तथा 4,000 रुपए हो तो दोनों की आय याद करो। तो देखिए आय का अनुपात दिया हुआ है और व्यय का अनुपात दिया हुआ है और बचत इनकी अलग अलग है, यानी फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है, ए बटा बी। तो मैं इसको अब फटाफट लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 5R माइनस क्या लिखेंगे, 6,000 बटा 4R माइनस क्या लिखेंगे, 4,000। अब मुझे लगता है कि ये आप लिखना सीख चुके हैं किस में से क्या कर रहे हैं, और ये जो व्यय का अनुपात है वो यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जब वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 30R माइनस 36,000 बराबर होगा 4 गुणा 7 28R माइनस 28,000। और उसके बाद हम जब पक्षांतरण करेंगे ये इधर आएगा, माइनस में आएगा, तो 2R बराबर ये उधर जाएगा प्लस का, तो ये 8,000 हो जाएगा। और 1R का वैल्यू कितना आएगा, 4,000। जब 1R का वैल्यू 4,000 है तो हम आपके पास बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन से दिखा सकते हैं कि ए का जो होगा वो 5 रेशियो है। 5 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, 5 गुणा 4,000 बराबर कितना आएगा, 20,000। और बी का जो दिखाएंगे हम वो क्या है, 4R। तो 4R की वैल्यू यानी 4 गुणा 4,000 दिखा देंगे कितना, 16,000 आंसर शो करेगा। अब अगर ये बात समझ में आ चुकी है आपको तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पर आंसर करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, और एक दूसरी खास इंपॉर्टेंट बात ये भी है, आपसे आय पूछी है, ठीक है, आय पूछी और आय का रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन वास्तव में किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं इसका शॉर्टकट मारना चाहूँ, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हटाना चाहूँ, तो मैं 2 सेकंड एक बार क्वेश्चन को ये देखूंगा चारों ऑप्शन में कि 5:4 के रेशियो में कौन सी इनकम दी हुई है। तो 5:4 मुझे लगता है या 16,000 21,000 है,
तो ये बिल्कुल बाद में ज़्यादा संख्या आ रही है, यानी 5:4 नहीं है। ये भी 5:4 नहीं है। अगर आप काट के देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो तो 17:12 आएगा, नहीं बन रहा। और पहला भी नहीं बन रहा, यानी ऑप्शन को बिन। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं कि जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्या करना होता है। अगर मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट समझाना था, मेरा टारगेट यहाँ पर आपको, तो इस कॉन्सेप्ट को लिख कर करने में या इसको समझ कर करने में कम से कम मुझे 20 से 30 सेकंड का समय एग्जाम में लगेगा। बट एक स्मार्ट स्टूडेंट इसको भी चाहे तो बचा सकता है, सिर्फ 2 सेकंड का एक रिस्क लेगा वो ऑप्शन की तरफ एक बार नजर देखा कि अगर 5:4 के रेशियो में सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है, यानी उसने क्या कहा है कि उनकी इनकम का अनुपात कितना है, 5:4 है। और लास्ट में पूछा क्या है, आय पूछी, तो 5:4 में एक ही आय बनती है 20,000 और 16,000। उसके अलावा किसी भी ऑप्शन में आप एक सेकंड में देखकर बता देंगे कि 5:4 नहीं है, यानी उत्तर तो सही होगा। अब उसके बाद में आप टेक्निकली अगर इसको सोल्व करके ही आंसर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो वो आपकी मर्जी है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि एग्जाम में किस तरीके से हम समय बचा सकते हैं। और टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। तो टाइम को हम ध्यान में रखते हुए, हमने जब शुरुआत करी थी हमारे इस चैप्टर की, तो वहाँ हम बेसिक्स की बात कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हम बेसिक्स को सीखते सीखते, कॉन्सेप्ट को तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन हम ध्यान ये भी रखेंगे भाई कि हमें समय भी बचाना है। और अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैंने एक बार ऑप्शन पे नज़र डाली, और नो ऑप्शन पे नज़र डालने के बाद मैंने आपको ये बताया कि अब देखिए ये चारों ऑप्शन अगर एग्जाम के हैं, तो क्या हम मात्र 2 सेकंड में ये देख के पता कर सकते थे कि आंसर मेरे पास है सी। और जब मुझे ये पता चल चुका है कि आंसर सी है, तो मैं अब सोल्व क्यों करूंगा। तो एग्जाम में आप ध्यान रखना कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चनों की पहले आप घर पे प्रैक्टिस करके, और एग्जाम में उन उसी प्रैक्टिस को अप्लाई करने की कोशिश करना। आप कम कन्फर्म में 15 से 20 मिनट का समय बचा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। हाँ चलिए, उस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, देखिए हमने बेसिक क्लास में समझा था। अब पहली क्लास देखना जहाँ बेसिक्स को डिस्कस किया गया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट को बहुत बढ़िया से समझाया गया है। तो मैं यहाँ पर वापस से आपको ये वाली बात समझा, पहले तो इस बात को समझने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। वो सॉल्यूशन क्या है, देखिए 3 कारों की गति का अनुपात, गति मतलब स्पीड, स्पीड क्या है, 3 कार है, कार 1, कार 2 एंड कार 3। तो 3 कारों की गति का अनुपात जो है, स्पीड का जो अनुपात है 1:3:5 है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है समान दूरी तय करने में लगे समय, यानी टाइम का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको एक बात समझाई थी कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ये मैंने आपको बात उस दिन भी जब बेसिक्स हम पढ़ रहे थे उस दिन भी समझाए थे। अभी 1 मिनट बाद में फिर से समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। अगर ये इनवर्सली है प्रोपोर्शनेट, तो इसका मतलब 1/1 होगा, टाइम का रेशियो हम ज्ञात कर सकते हैं, और 1/3 होगा, और 1/5 होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होगा कि आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे। आप ये ध्यान रखना कि इसको ऐसे मत कर देना कि 5:3:1, कहीं उल्टा ऐसा समझो आप, ऐसा नहीं है, ये है। और अब इसी रेशियो को हम सिंपल कर लेंगे। तो सिंपल करने का क्या तरीका है, देखिए इनका जो एक डिनोमिनेटर 3 और डिनोमिनेटर 5 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 1, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 5 × 3 और 1 कितना हो गया, 15 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसी को 15 से गुणा कर देंगे, सबको, तीनों को 15 से गुणा कर देंगे। 15 से गुणा करने के बाद आप इनका सरल अनुपात में कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो 1/1 × 15 आ जाएगा आपका 15 अनुपात। यहाँ पर आपका आएगा 5 से कैंसिल आउट हो गया तो 5, और यहाँ 5 से अगर 15 को कैंसिल आउट करोगे तो 3 टाइम्स यानी 3। तो ये आपके पास है 15:5:3, और ये ऑप्शन नंबर 1 हम आंसर कर देंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन को आंसर कर देंगे। तो ये तो था कि सिंपली स्पीड का रेशियो देता है, अगर समान दूरी तय करने में समय का अनुपात पूछे तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनेट की प्रॉपर्टी यूज करके आप आंसर कर देंगे। अब मैं इसके बाद में आपको एक छोटा सा बेसिक समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लो एक कार है, वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है,
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दूसरी कार b किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब ये दोनों कार मान लो दूरी है ए बी, कितनी है, दोनों ए बी है, तो ये कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक ही से, तो ए बी दूरी जाने में कितना समय लेगी, हम भाग देंगे, जाहिर सी बात है ए बी में ए का, तो हमें आपका यहाँ पर टाइम मिलेगा कितना, बी आवर, बी घंटा लगेगा ए बी जाने में। और अगर ये बी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो ए बी में आप बी का भाग देंगे तो ए आवर आएगा। तो देखिए ये वाला जो आवर में आ रहा है ये आपका क्या है, टाइम है, और ये आपका क्या है, स्पीड है। तो स्पीड का रेशियो ए इज टू बी था, तो टाइम का रेशियो क्या आया, बी इज टू ए आया। तो वही बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि यहाँ होगा क्या कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो होता है अगर डिस्टेंस इक्वेट है तो 1 अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अंतर 5 है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए जब हमें ये पता हो कि दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 5, यानी कोई भी योग और अंतर अगर दे देता है दो संख्याओं का, तो उन दोनों संख्याओं को फाइंड करने का तरीका क्या है, आपको सिंपली ये चेक करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बार तो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है कि a प्लस बी, अगर मान लो मेरे पास दो संख्या है और इनका योग अगर 45 है, और मेरे पास दूसरी संख्या है, जैसे मान लो सॉरी दूसरी इक्वेशन है, दोनों का अंतर a मान लो बड़ी संख्या है, तो उसमें से b छोटी संख्या घटाने के बाद अंतर 5 बचता है। तो इस तरीके की इक्वेशन को अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं, ये रैखिक समीकरण बन गया आपका 2a बराबर, b से b कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, अगर दोनों को जोड़े तो 2a बराबर कितना आया, 50, तो एक a बराबर कितना आएगा, 25, तो फिर b बराबर कितना होगा, यार दोनों का टोटल 45 है, उसमें से a 25 है, घटा दूं मैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 20 आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम वास्तव में कॉन्सेप्चुअली करें तो इसी तरीके से ड्राइव होगा, यानी a और b के जो संख्याएं हैं वो 25 और 20 है। अब इनका जो रेशियो पूछेगा वो 5:4, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कितना, 4:5 नहीं करेंगे, उत्तर ध्यान रखना बी को करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से उल्टा देकर पहला ऑप्शन गलत करवा सकता है हमसे, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर एक शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। जब वो कहे कि दो संख्याओं का योग 45 है और अंतर 5 है, तो आपको दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दोगे तो आपके पास 25 आता है, और ये 25 ही क्या होता है, हमेशा बड़ी संख्या है, ये हमेशा क्या है, बड़ी संख्या होती है। ठीक है, बड़ी संख्या क्यों होती है, क्योंकि आप पहले लिखते हैं इसको, इसलिए बड़ी संख्या है, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाकर दूसरी इक्वेशन में लिखी होगी आपने, ऐसा अज्यूम करते हैं हम। तो 25 अगर बड़ी संख्या है और दोनों का योग अगर 45 है, तो फिर दूसरी संख्या कितनी है, 20 है, यानी इतना बड़ा ये जो इक्वेशन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखना एक बार। दो संख्याओं का योग कितना है, 44 है, और इनका डिफरेंस कितना है, 4 है, तो मैं क्या करूंगा, 44 + 4 अपॉन इन दोनों को जोड़ूंगा तो 48, और 48 में 2 का मैंने डिवाइड किया तो 24 एक संख्या है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है मेरी, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी, 44 में से अगर मैं इसको हटा दूं तो जो मेरे पास बच गई है 20, वो कौन सी है, छोटी संख्या है। देखो अब आपने देखा होगा कि कितना समय बच चुका है। ठीक है, बड़ी संख्या 24, छोटी संख्या 20। अब अगर मैं इन दोनों संख्याओं का अनुपात देखूं तो 24:20 होगा, और इसको अगर मैं काट लूं कितने से, 4 से कट रहा है, तो 4 से ये आएगा 6:5, ये आंसर कर दूंगा मैं। ठीक है, ये बात भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई है। तो आज की क्लास में हमने सबसे ज़्यादा फोकस क्या किया है, सबसे ज़्यादा फोकस किया है समय को किस तरीके से हम मैनेज करें एग्जाम में, और समय को अगर हम मैनेज कर पाए तो मुझे लगता है पेपर बेहद आसान हो जाएगा। तो हम एक बार क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शंस की तरफ भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट, पहले ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट लेने शुरू किए हैं, उसके बाद में मुझे लगता है कि हम जब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, या मतलब दूसरे चैप्टर जैसे हम प्रतिशत पर चलेंगे, इसके बाद अनुपात समानुपात को करने के बाद जब हम प्रतिशत पढ़ लेंगे, तो जब प्रतिशत और अनुपात समानुपात दोनों अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर चुके हैं, तो आप देखिए अर्थमेटिक आप चुटकियों में सोल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी हम
नंबर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे आंसर निकालने के लिए। तो मैं श्योर हूँ कि आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा गणित सीख पाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। और अब अ, होता है आज की क्लास का एंड। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए इस बैच का। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्रिप्शन, कोई फीस तो है नहीं आपकी। चलिए, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। कमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे फीडबैक कमेंट के थ्रू ही मिलता रहेगा आपका। ठीक है, और हर वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखते रहिए। टाटा बाय बाय।